पार्ट 2 यानी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर A1, द एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। सभी जानते हैं हाइड्रोजन के एटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके बाद व्हेन लिथियम वेपर्स आर फिल्ड in discharge tube for anode ray experiment, the anode rays were found to contain only lithium plus ion. Thus the anode ray particle contain, ठीक है, the lithium vapors are filled in discharge tube for anode ray experiment. The anode ray were found to contain only lithium plus ion. ठीक है, लिथियम प्लस आयन हमारे पास है। ये है बेटा ऑब्जेक्टिव का A2 लिथियम प्लस 7,3। तो इसमें पूछ रहा है द एनोड रे पार्टिकल कंटेन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछा है। तो बेटा देखो इसमें 3 ये एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन का नंबर हो गया 3 और न्यूट्रॉन का नंबर हो गया 7 - 3 यानी 4। इसके बाद साथ में इलेक्ट्रॉन भी हैं। इसमें कितने, न्यूट्रल होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते 3, एक प्लस है तो इलेक्ट्रॉन कितने 2। तो आंसर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन। इसके बाद है बेटा द मास ऑफ कैथोड रे पार्टिकल सेम फॉर डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। तो कोई भी गैस ले लो, कैथोड रे तो इलेक्ट्रॉन की मिलके बनी है ना बेटा, तो उनका मास तो सेम ही रहेगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। द स्पेसिफिक चार्ज इज मैक्सिमम फॉर, स्पेसिफिक चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन द मास इज मिनिमम। तो मास मिनिमम किसका होगा बेटा, H प्लस, और इसलिए इसका स्पेसिफिक चार्ज मैक्सिमम होगा। द रेशियो ऑफ E/m, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ये आपको नोट्स में ही कराया गया है बेटा, आराम से देख लें उसको। अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ फॉलोइंग मेटल with the same kinetic energy. The distance of closest approach will be minimum for which metal? ये क्वेश्चन है बेटा A6। R minimum is equal to K 2E ZE अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज, ये न्यूक्लियस का चार्ज, और ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज मिनिमम। आप ये देखें कि सबके लिए काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो फिर क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब यहां न्यूमरेटर में कोई नंबर अगर ऐसा वेरिएबल है तो वो मिनिमम हो। तो न्यूमरेटर में बेटा k कांस्टेंट 2 और E कांस्टेंट, क्या बचा Z। सो R मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू Z। जितना न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा, R मिनिमम की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज इसको रिपेल करेगा ना अल्फा पार्टिकल को। तो न्यूक्लियस का चार्ज अगर आपने ज्यादा कर दिया तो अल्फा पार्टिकल दूर रह जाएगा, और अगर कम किया तो अल्फा पार्टिकल ज्यादा पास पहुंचेगा। सबसे कम तो मैं आपको बता दूं, कॉपर में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 29, उसके बाद सिल्वर में 47, उसके बाद गोल्ड में 79 और कैल्शियम में 20। सो द आंसर इज कैल्शियम। Rutherford alpha particle scattering experiment eventually lead to the conclusion that mass and energy are related. Electron occupy space around the nucleus. Neutrons are buried deep in the nucleus. The point of impact with matter can be precisely determined. तो electron occupy space around the nucleus. जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये बेटा सेक्शन ए डिस्कस हो गया है, और इसमें कोई भी अगर और कोई क्वेश्चन रह गया हो या आपको ऐसा लगता हो कि एक बार और डिस्कस करना चाहिए, तो आप हमारा ये वीडियो देख के एक बार नोट्स कंसल्ट करके और उसको देख लें। नहीं आए तो अपने टीचर से डिस्कस कर लेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी E0 और वर्क फंक्शन W और फाई, ये इसके सिंबल्स हैं। कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन में जब ये सिंबल यूज़ करता है तो हमें बता देता है। तो पॉइंट क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। It is the minimum energy of incident radiation required to eject photoelectrons from metal surface when metal surface is irradiated with radiation। तो डेफिनेशन लिखी आपने,
सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन 2 eV है, इसका क्या मतलब है कि मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए वहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करवाने के लिए। मींस उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम 2 eV की एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल। ये मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर मैं कहूं कि किस टाइप की मेटल के लिए वर्क फंक्शन कम होगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जी हाँ, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल अगर है तो उसके लिए वर्क फंक्शन कम होगा। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव metal has less work function. एग्जाम्पल पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एट्सेट्रा, इनके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू कम होती है और इनमें भी सबसे कम यस सीजियम के लिए। ये एस ब्लॉक के बेटा एल्कली मेटल्स हैं और ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं एल्कली मेटल्स, और इनके लिए वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। सिंपल है ना यार, सबसे कम वर्क फंक्शन है मतलब सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत है तभी तो निकाल पाएंगे। अगर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो नहीं इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे इजीली, और इसलिए आयरन में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है क्योंकि आयरन इतना मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, आयरन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बात समझ में आई अब? यस। तो क्या है कि अगर ई एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है और ई नॉट वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो ध्यान से देखना, अगर ई की वैल्यू लेस देन ई नॉट है, मान लेते हैं कि जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है और जो वर्क फंक्शन है वो ई और ई नॉट है रेस्पेक्टिवली। ई नॉट की वैल्यू बोल दिया 5 eV, 5 eV इज द वर्क फंक्शन। तो अगर हमने इंसिडेंट एनर्जी 2 eV की दी तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? यस, नहीं निकलेगा। और अगर 3 eV की दी तो भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम 5 eV तो चाहिए ही, 5 eV बोला ना मैंने। तो अगर ई नॉट की वैल्यू 5 eV है और आपने एनर्जी 2, 3 या 4 eV दी है या 4.5 eV दी है तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर आपने ये एनर्जी 5 eV के बराबर दे दी और 5 eV से ज़्यादा दे दी, मतलब आपने 5 eV एनर्जी दे दी तो वर्क फंक्शन तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यस। और अगर 5 eV से ज़्यादा दिए हो तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, और यहाँ भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सोच के बताओ, दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं, अगर इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ये श्योर है। लेकिन अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है तब क्या होगा? अगर इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस एनर्जी का रेडिएशन मेटल पर मार रहे हैं। रेडिएशन मतलब हम फोटोन मार रहे हैं। अगर फोटोन अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो वो एनर्जी
किस में यूज हो रही है? वर्क फंक्शन में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसके पास कितनी एनर्जी बचेगी? 0। इसका मतलब बाहर आने के बाद इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। बात समझ में आई? लेकिन अगर आपने उसको वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दी है तो बाहर आने के बाद भी उसमें कुछ एनर्जी बचेगी। ज्यादा अच्छी तरह से अगर बोला जाए तो बच सकती है। तो मैं यहां ये बोल रहा हूं कि अगर E की वैल्यू E0 के बराबर है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और अगर उससे ज्यादा एनर्जी दिए हो तो इलेक्ट्रॉन में कुछ काइनेटिक एनर्जी की भी बात हम कर सकते हैं, उसमें कुछ रिमेनिंग एनर्जी होगी। ठीक है ना? और प्रेसाइजली इसको समझते हैं कि हमने क्या किया। मान लो इस मेटल पर 10 फोटोन मारे, 10 फोटोन डाले इस पर 5 eV के, तो अगर वो फोटोन अपनी काइनेटिक एनर्जी, अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आपने 10 ही फोटोन इस पर डाले हैं तो क्या जरूरी है वो इलेक्ट्रॉन से ही टकराएंगे? हो सकता है वो न्यूक्लियस से टकराएं, हो सकता है, हो सकता है वो अपनी एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर दें। तो पॉइंट ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन अगर आपने फोटोन का नंबर कम लिया है तो आप यहाँ पे डाउटफुल हैं, हो सकता है इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आए। तो इन दोनों ही सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं, जो दोनों ये बीच में और ये राइट में जो सिचुएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अगर होता है तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक वेरी करेगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है? मान लो E0 की वैल्यू 5 है और आपने 8 eV का इलेक्ट्रॉन उस पर मारा, तो उस पर कितनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी? 3 eV, 8 - 5, एनर्जी कंजर्वेशन। तो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर E की वैल्यू E0 से कम होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर बराबर या ज्यादा होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है हो। अगर आपने फोटोन का नंबर कम लिया है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है ना हो, लेकिन यूजुअली तो हम फोटोन का नंबर ज्यादा लेते हैं। लाइट रेडिएट करते हैं, खूब सारे फोटोन्स होते हैं, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेंज 0 से और कहां तक जाएगी? E - E0 तक, जो कि अभी मैं इसके बाद लिखूंगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था बेटा कि अगर हम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन E0 से ज़्यादा देते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन, वो बेटा E - E0 जरूरी नहीं है कि हो। फिर से मैं याद दिलाता हूं कि अगर आपने ये फोटोन मारे, E एनर्जी के फोटोन मारे एक मेटल पर जिसमें वर्क फंक्शन E0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो फोटोन सही जगह पर स्ट्राइक करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करता है और इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से बाहर आ जाता है बिना किसी एनर्जी कंजम्पशन के, तो ये एनर्जी होगी। लेकिन अगर मान लो फोटोन सही जगह गिरा ही नहीं तो एनर्जी वेस्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं, हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना हो। दूसरा केस, मान लो कि फोटोन सही जगह पर गिरा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो नीचे से बाहर आ रहा है उसने आने में कुछ और दूसरे इलेक्ट्रॉन से या न्यूक्लियाई से कोलिजन्स कर ली और अपनी एनर्जी डिसिपेट कर दी। टकराने में, कोलिजन्स में एनर्जी डिसिपेट होती है ना। एक बॉल को किसी हाइट से जमीन पर फेंको, फ्रीली फेंको, आप देखोगे जिस हाइट से आपने बॉल को फेंका है वो लौट के जमीन से टकरा के कोलिजन करके उतनी हाइट तक नहीं आएगी, तो एनर्जी कम हो रही है। दूसरी बार कोलिजन करेगी और नीचे हाइट तक आएगी, फिर अपने आप नीचे बैठ जाएगी, तो ये एनर्जी खत्म हो रही है ना उसकी। तो कोलिजन्स में बेटा एनर्जी डिसिपेट होती है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि इतनी एनर्जी के साथ ये बाहर आए। मैं ये कह सकता हूं कि जिस इलेक्ट्रॉन में किसी भी तरह की एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा
वो इस एनर्जी के साथ बाहर आएगा। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अब बात समझ में आई? यस। दूसरा पॉइंट यहां पे है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? देखो सिंपल है, ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट आप लिख सकते हैं ना। ऐसे ही ई नॉट की वैल्यू आप एच सी अपॉन लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। ई नॉट क्या है? वर्क फंक्शन। तो पॉइंट ये है, डेफिनेशन लिखेंगे इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, उसके बाद थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, it is the minimum frequency of incident radiation for the occurrence of photoelectric effect from a metal surface। ठीक है। अच्छा, यहां हमने बोला मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो यहां क्या होना चाहिए? मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ? यस, मैक्सिमम वेवलेंथ। इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन for the occurrence of photoelectric effect from a metal। ठीक है, दोनों डेफिनेशन हो गई। अब ध्यान से देखो, ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और जो ई है यानी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, उसको भी आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हो। ऐसे ही इंसिडेंट रेडिएशन को आप वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो अब एक बात बताओ, अगर ई की वैल्यू ई नॉट से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इसका मतलब न्यू इज लेस देन न्यू नॉट एंड लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और अगर E की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ई नॉट होगी, इसका मतलब न्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट एंड लैम्डा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट। ये दिखाई दे रहा है ना आपको? जो रिलेशन एनर्जी का है वही सेम रिलेशन फ्रीक्वेंसी का, लेकिन उससे अपोजिट रिलेशन वेवलेंथ का, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अपोजिट ट्रेंड है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट एंड लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट। क्या लिखना चाहिए मुझे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट can be observed and maximum kinetic energy of photoelectron is equal to E माइनस ई नॉट, जिसको मैं लिख सकता हूं H न्यू माइनस न्यू नॉट। E की वैल्यू H न्यू नॉट, E की वैल्यू H न्यू और E नॉट की वैल्यू H न्यू नॉट, H कॉमन ले लिया, ये वैल्यू आ गई। या इसको लिख सकता हूं एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ये वैल्यू आ गई। मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ बताया था। अभी हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ पुरानी देखो बातें एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। आपको बताया था कि अगर इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू ई नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। ठीक है ना? तो जब ये होगा तो न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट और लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट होगा। ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होंगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा इंसिडेंट एनर्जी,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जब ये होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन ऑकर। कैन बी ऑकर्ड, ठीक है ना। ऐसा इसलिए कि जो पार्टिकल नेचर है वही देखो इसको एक्सप्लेन करेगा। पार्टिकल नेचर लाइट में होता है, तो पार्टिकल्स को आप मान सकते हैं जैसे आप एक गन से बुलेट फायर कर रहे हैं। अब बुलेट फायर कर रहे हैं तो क्या बुलेट एकदम 100% सही मार्क पर लगे ये ज़रूरी है? नहीं। अगर लगती है तो काम होगा, और अगर नहीं लगती है, मिस कर गई, तो काम नहीं होगा। ऐसे ही फोटॉन्स भी अगर एक एटम पर स्ट्राइक करते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करते ही नहीं हैं, कहीं साइड से निकल गए, तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। सो इट कैन बी ऑकर्ड। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होगी वो क्या होगी? E माइनस ई नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, मीन्स एच न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको आप लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम ई इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और v इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड। तो अगर मान लो इसको ग्राफिकली बताया जाए, न्यू और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का ग्राफ मैं ड्रॉ करूं, तो ये ग्राफ किस तरह का आएगा? ध्यान से देखो, ये ग्राफ ये है, इसमें h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सभी जानते हैं इस बात को। न्यू इज द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एंड एच न्यू नॉट इज कांस्टेंट फॉर अ मेटल। तो ये ग्राफ बेटा इस तरह का आएगा। ये इसका स्लोप टेन थीटा किसके बराबर होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट के। और ये जो इंटरसेप्ट है बेटा ये है नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट क्यों? क्योंकि ये देखो आप इधर माइनस एच न्यू नॉट, तो ये जो इंटरसेप्ट है ये है माइनस एच न्यू नॉट, मीन्स माइनस ई, मीन्स माइनस फाइव ई नॉट। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हमको देगा। तो किसी भी मेटल के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट करने में हम लोग इस ग्राफ का यूज करके थ्रेशोल्ड एनर्जी हम बता सकते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये, ठीक है। अगर मान लो हम मेटल चेंज करते हैं, मेटल, ठीक है, तो अगर मैं मेटल चेंज कर रहा हूं तो ग्राफ कैसे चेंज होगा? बात समझ में आई? मेटल चेंज कर दो तो मेटल चेंज करने में ग्राफ पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमने मेटल चेंज किया तो ये ग्राफ मान लो ऐसा हो जाएगा। इसमें क्या हुआ? जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई। देखो ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीज। ये ग्राफिकली भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। ये है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। एक न्यूमेरिकल इस पर करके देखते हैं। लिखते हैं, देखो न्यूमेरिकल। अगर आपसे कहा जाए when energy of incident radiation is doubled, then kinetic energy maximum of ejected photoelectron becomes, ठीक है, on, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, on doubling the frequency
of incident radiation, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected photo electrons become, क्या होना चाहिए? क्या ये काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी या हाफ हो जाएगी या डबल से कम इंक्रीज होगी या डबल से ज़्यादा इंक्रीज होगी? तो काइनेटिक एनर्जी 2 बाय काइनेटिक एनर्जी 1 H न्यू माइनस न्यू नॉट H न्यू 2 न्यू 1 माइनस न्यू नॉट। हमने इसमें क्या किया, देखो ये वाली इक्वेशन यूज करी। इस इक्वेशन के हिसाब से न्यू नॉट तो कांस्टेंट है क्योंकि मेटल सेम है, तो हम चेंज क्या कर रहे हैं, न्यू। तो सेकंड केस में हमने मान लिया कि फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है और फर्स्ट केस में न्यू 1। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो हमें चेक करना है, चेक करते हैं। न्यू 2 माइनस न्यू 0 अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 0। क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है, तो ये हो जाएगी 2 न्यू और ये हो जाएगी न्यू, ठीक है। 2 न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन दिस, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2 न्यू माइनस 2 न्यू नॉट अपॉन प्लस न्यू नॉट अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट। देखो सही लिखा, ठीक है। इसको लिखूंगा मैं 2 प्लस न्यू नॉट अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट, और आप देख सकते हैं ये ग्रेटर देन 2 है। तो अगर इंसिडेंट रेडिएशन को डबल कर दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट डबल से ज़्यादा होगा। सिंपल है, आपने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को डबल किया है, इसका मतलब इंसिडेंट एनर्जी को डबल किया, लेकिन वर्क फंक्शन तो उतना ही है, वो तो चेंज हुआ ही नहीं ना। इसलिए काइनेटिक एनर्जी में अब जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी प्रीवियस केस के कंपैरिजन में डबल से ज़्यादा इंक्रीज होगी। ओके, हाँ बच्चों, तो हम लोग अब आ रहे हैं, देखो ऑब्जर्वेशंस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस आए उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ फोटॉन्स एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। सेकेंड है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। And third one is, for each metal there is a characteristic minimum frequency below which photoelectric effect is not observed। आप जानते हैं ये frequency क्या है? Yes, threshold frequency। तो इन observations को वेव थ्योरी के हिसाब से explain नहीं कर पा रहे थे, तब आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किया, फॉर्मुलेट किया, इक्वेशंस भी दी। डिटेल तो हमें डिस्कस नहीं करना है, बट उसने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया वो डिस्कस करना है। इसी एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज। यस, ठीक है। तो फर्स्ट वन, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ फोटो लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। आइंस्टाइन ने ये कहा कि जैसे ही लाइट जाएगी, लाइट गिरेगी मेटल सरफेस पर, लाइट के फोटॉन्स की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बिना टाइम लैग के अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन भी बिना टाइम लैग के बाहर आएगा। तो इनमें टाइम लैग नहीं होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको कैसे समझेंगे, देखो हमने सामने वॉल पर एक शूटिंग रेंज बनाई हुई है और सामने हमें शूट करना है बुलेट, ठीक है। सामने मार्क लगा हुआ है, तो हमने बुलेट शूट करी, मान लो मैंने करी, तो क्या वो सही जगह लगेगी? मैं कोई प्रोफेशनल शूटर तो नहीं हूँ, मैं कोई ओलंपियन नहीं हूँ। सिंपल है, बहुत कोई तगड़ा शूटर अगर होगा, ओलंपियन टाइप का होगा, तो वो ये काम कर सकता है, लेकिन
पॉइंट क्या है कि अगर मान लो आंख बंद करके निशाना लगाना हो तब कैसे लगेगा, तब तो हो गया। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि जो फोटोन मेटल पर गिरेंगे, क्या वो सारे के सारे फोटॉन्स केपेबल हैं इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए? नहीं, पहले भी ये बात आपको समझाई। तो मान लेते हैं 1% फोटॉन्स आर केपेबल टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंटेंसिटी को बढ़ाया। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन लाइट। तो लाइट जितनी सरफेस पर गिर रही है उसके पर यूनिट एरिया में कितने फोटॉन गिर रहे हैं। तो अब मान लो हम कहते हैं कि 10⁻⁻² 20 फोटॉन्स गिरे, ठीक है, 1% आर एबल। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे, 10⁸ लेकिन अगर हमने इस इंटेंसिटी को डबल कर दिया तो परसेंटेज तो सेम रहेगा ना, 1%। इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड का नंबर भी डबल हो जाएगा। यस, तो इसको हम इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे जैसे ये आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया, इंटेंसिटी और फोटोन के बीच का रिलेशन यूज करके। उसके बाद फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से बड़ी होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी ई की वैल्यू ई नॉट से बड़ी होगी। एक बात मैं यहां और आपको बताना चाहूंगा, मान लिया कि ई की वैल्यू 5 eV है और ई नॉट की वैल्यू 8 eV है, वर्क फंक्शन 8 eV है, तो क्या 8 eV के वर्क फंक्शन वाले मेटल में से ये फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकता है? नहीं। अब इसको ऐसे समझते हैं कि हमने इस मेटल पर एक फोटोन मारा तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं। अगर 2 फोटोन मार दिए तो, क्योंकि 2 फोटोन की टोटल एनर्जी तो 10 eV हो जाएगी। क्या तब ये हो सकता है? सोचो, नहीं हो सकता, क्योंकि आपको लास्ट लेक्चर में बेटा बताया था फोटॉन्स और पार्टिकल जिस पर वो स्ट्राइक कर रहा है इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है, 1 to 1। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक ही फोटोन की एनर्जी ई नॉट से ज्यादा चाहिए, 2 या 4 फोटोन उस पर एक साथ स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो 1 to 1 इंटरेक्शन से, जो कि प्लैंक ने बताया था, आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया। तो याद रहे, 2-4 फोटोन मिलके एक फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम नहीं कर सकते। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम एक ही फोटोन कर सकता है, प्रोवाइडेड द फोटोन हैज सफिशिएंट एनर्जी विच इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ मेटल। समझ में आई ये बात? हाँ, तो बच्चों हम लोग आ रहे हैं अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। आपको बताया था मैंने, जो क्लासिकल एटॉमिक मॉडल थे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, वो सब मॉडल फेल हो गए। उसके बाद बोहर ने रदरफोर्ड मॉडल में ही कुछ अमेंडमेंट किया और उसने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को यूज किया और ये मॉडल चल गया, क्योंकि प्लैंक क्वांटम थ्योरी जस्टिफाइड थी पहले से ही। आइंस्टाइन ने उसको यूज किया, प्लैंक ने इटसेल्फ यूज किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में। तो बोहर ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी को यूज किया और एटम के बारे में बताया, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया। इसके हेल्प से उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया, जो उस समय की मेजर प्रॉब्लम थी। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले मैं आपको यहां बात बता दूं, इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी मतलब स्पीशी में इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, एग्जाम्पल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। अच्छा, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो अगर मैं हीलियम प्लस लिख दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
1, यस। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, तो लिथियम 2+ लिख दूं तो इसी तरह से बेरिलियम 3+ एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक स्पीशी, अगर मान लिया कोई स्पीशी एक्स है, ठीक है, ये इसका है मास नंबर और z इसका एटॉमिक नंबर है, यानी इसमें कितने न्यूट्रल एटम में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? z। अगर मुझे इसको बोहर टाइप की स्पीशी बनाना है, यानी जिसके लिए बोहर मॉडल वैलिड है वो बनाना है, तो +z-1 चार्ज लगाना पड़ेगा। मतलब अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो 9 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो 9 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +9 चार्ज आएगा ना। यस, ठीक है। तो ये वाली स्पीशी जो बोहर एटॉमिक मॉडल जिसके लिए वैलिड होता है, इसको कहते हैं हम बोहर स्पीशी। तो बोहर ने अपना मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी को मानते हुए दिया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सॉल्व किया, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी आर, बोहर मॉडल के थ्योरी के पोस्टुलेट्स। ठीक है, एक एक पोस्टुलेट मैं आपको डिक्टेट करके और समझाता जाऊंगा। पहले बोलूंगा, डिक्टेट करूंगा, उसके बाद समझाऊंगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जो रदरफोर्ड मॉडल था उसी को इसने एक्सटेंड भी किया। रदरफोर्ड मॉडल में न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट तो आ ही गया था, तो रदरफोर्ड ने यह बताया था कि जो एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, वो इसने यूज किया। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? यस, इलेक्ट्रॉन होते हैं सर्कुलर पाथ में, जिनको रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? ऑर्बिट का। तो अब बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट दोबारा से लिखेंगे। The whole positive charge of atom is present in a very small region located at the center of atom known as nucleus। मेरे ख्याल से ये पॉइंट सभी को क्लियर है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। इसके बाद लिखें, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रेवोल्यूशन कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये वाली बात भी हम लोगों ने पढ़ी थी, किसमें? रदरफोर्ड मॉडल में, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें किससे मिलता है? इलेक्ट्रॉन को किससे मिलता है? यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स में, और इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर स्टेबल हो सकता है। ठीक है, चलो, तो इसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट आता है। ये दो पॉइंट तो हम रदरफोर्ड में पढ़ चुके थे। अब यहां प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई थी कि जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। यस, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम थी, और इसलिए जो इलेक्ट्रॉन था उसका पाथ सर्कुलर नहीं होगा, वो पाथ क्या बन जाएगा? स्पाइरल। नाउ बोहर ने उसको कैसे रिजॉल्व किया? बोहर ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी लगा दी। उसने कहा कि भैया सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को डिसिपेट नहीं करेगा, उसकी एनर्जी फिक्स होगी। ये पोस्टुलेट बोहर ने दिया। उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, कुछ सिलेक्टेड वैल्यू ही हो सकती हैं।
यही क्वांटाइजेशन है, जिसमें सारी वैल्यूज ना मिलें, कुछ कुछ वैल्यूज मिलें, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो था, प्रिंसिपल था क्वांटाइजेशन का, ये बोहर ने यूज किया। उसने कहा कि हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात कर रहे हैं और इसमें क्वांटाइजेशन एप्लीकेबल होता है। चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कंटिन्यूअस नहीं होती, क्वांटाइज्ड होती हैं। तो उसने ये पॉइंट यहां यूज किया। तो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, नॉट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रेडियाई of circular orbits are available for electrons. Only those orbits are available for which angular momentum of electron is the integral multiple of h upon 2 pi. ठीक है, देखो इसको एक्सप्लेन करता हूं। उसने ये कहा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR, किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बेटा MVR ये होता है। इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फिजिक्स में एक क्वांटिटी आती है, आप फिजिक्स में इसको पढ़ेंगे। तो ये जो L यानी MVR है, ये NH अपॉन 2 पाई है, वेयर N इज पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। तो उसको हम लोग देखो और समझ रहे हैं। मान लिया ये बेटा न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों तरफ मूव करेगा तो उसका फर्स्ट ऑर्बिट यानी n इक्वल टू 1 वो होगा जिसमें L की वैल्यू h अपॉन 2 पाई होगी, और n इक्वल टू 2 वो होगा जिसमें L की वैल्यू 2h अपॉन 2 पाई होगी। ऐसे ही n इक्वल टू 3 वो होगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम यानी L की वैल्यू 3h अपॉन 2 पाई होगी। तो वो वैल्यूज मिलेंगी। क्या एंगुलर मोमेंटम की कोई ऐसी वैल्यू जिसमें फ्रैक्शन आ जाए n का, ठीक है, क्या वो पॉसिबल नहीं है? यस, बिल्कुल नहीं है। यही तो क्वांटाइजेशन बोहर ने यूज किया। इट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसने कहा कि एंगुलर मोमेंटम या तो h अपॉन 2 पाई होगा, या 2h अपॉन 2 पाई होगा, या 3h अपॉन 2 पाई होगा, 5h अपॉन 2 पाई होगा। जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं 1.5h अपॉन 2 पाई, 2.2h अपॉन 2 पाई, ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। ये बोहर का पोस्टुलेट था। तो इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उन सर्कुलर ऑर्बिट की पॉसिबिलिटी ये पोस्टुलेट हमें बताता है। दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर। समझ में आया ये पोस्टुलेट? हाँ बच्चों, तो L इज इक्वल टू MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। हेयर M इज मास of electron, V is speed of electron, R is radius of circular path of electron, H is आप सभी को पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, 2 और पाई सब जानते हैं, और N इज इंटीजर, ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर। ये जो पॉजिटिव इंटीजर है यही नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ऑर्बिट, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो ये एंगुलर मोमेंटम का पोस्टुलेट है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो वहां पे अपनी एनर्जी डिसिपेट नहीं करता है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। लिखें इस बात को, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विद इन एन ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट।
it does not lose its energy while revolving within the orbit। ठीक है, इसको हम नॉर्मल तरीके से ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर हम किसी एक फ्लोर पर घूम रहे हैं किसी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, तो क्या हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिसिपेट होगी? क्या वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी? नहीं होगी। तो वाइल मूविंग अराउंड द फ्लोर उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी अगर एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी, वो अपनी एनर्जी डिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, ठीक है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मीन्स या तो वो अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है या लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाता है, लोअर मीन्स नंबर के हिसाब से, तो इन दैट केस वो अपनी एनर्जी चेंज करेगा। तो नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो ये है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, it may absorb energy or may dissipate energy, but when it dissipate energy, the energy will be in the form of electromagnetic radiation। yes, कि जब इलेक्ट्रॉन, मान लिया ये अपर ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस एक अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ये अपनी एनर्जी डिसिपेट करेगा। एनर्जी विल बी रिलीज्ड in the form of electromagnetic radiation। तो जब इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी से लोअर में आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं एनर्जी ऑफ अपर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से अपर में जाएगा, ये मान लो लोअर और ये अपर ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर में जा रहा है, तो लोअर से अपर में जा रहा है तो इसको अपनी एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो जब लोअर से अपर में जा रहा है तब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। अब एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? हम इसको एनर्जी देंगे। तो एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट और कोलिजन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर इसको हम एनर्जी दे रहे हैं तो हमारे पास एनर्जी देने के और भी तरीके हैं। क्या? हीट कर दें, गर्म कर दें, एनर्जी मिल जाएगी, या फिर कोलिजन करवा दें, इस पर कोई पार्टिकल मार दें, कोलिजन से भी एनर्जी मिलती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल दें, उससे भी एनर्जी मिल जाएगी। तो हम अगर इसको एनर्जी दे रहे हैं तो हमारे पास n नंबर ऑफ मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन जब ये अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इसके पास हीट एनर्जी या इसके पास कोलिजन वाली एनर्जी थोड़ी है। ये तो अपने अपर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट में आएगा तो अपनी एनर्जी को सिर्फ एक ही फॉर्म में डिसिपेट करेगा, और वो एनर्जी कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो ये है बेटा बोर के सारे पोस्टुलेट्स। अब इन पर बेस्ड कुछ
डेरिवेशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, जो मैं आपको करवाऊंगा अभी। कैलकुलेशंस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स इन बोर मॉडल। बोर मॉडल क्योंकि डिटेल में बेटा अपने सिलेबस में है, तो पहले हम लोगों ने इसके पोस्टुलेट्स पढ़े। अब हमें ये पढ़ना है कि इसके हेल्प से जो एनर्जी टर्म्स हैं, जो एनर्जी क्वांटिटीज़ हैं, रेडियस है, वो सब कैसे कैलकुलेट होगी। तो उसके लिए डेरिवेशंस हैं, वो मैं करवाऊंगा आपको, उसके बाद फॉर्मूले वगैरह। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे एक एक स्टेप। कुछ टर्म्स पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट, h प्लैंक्स कांस्टेंट, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, k कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, ये बेटा SI यूनिट में होती है और 1 CGS यूनिट में होती है, ठीक है। ऐसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। Z atomic number means number of proton in the nucleus. E is electronic charge. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है बेटा इसका यहाँ पे। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये तो हमें पता होने ज़रूरी ही हैं। अब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में सबसे पहले रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए बोर मॉडल के डेरिवेशन करने का सिंपल अप्रोच है बेटा। आप दो रिलेशंस यूज करोगे। एक L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। यहां से आप v की वैल्यू निकालोगे nh अपॉन 2 पाई mr और v स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ये आपने v स्क्वायर की वैल्यू इस रिलेशन से निकाली। से दिस इज इक्वेशन 1। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन r, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। q1 इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और q2 न्यूक्लियर चार्ज अपॉन r स्क्वायर। ये न्यूक्लियस का चार्ज बेटा Ze है, ये R है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो एक चार्ज E है और दूसरा चार्ज Ze है, ठीक है। यहाँ से हम v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और वो आएगी kZe स्क्वायर अपॉन mr। ध्यान से देख लो, एक r ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो v स्क्वायर की वैल्यू kZe स्क्वायर अपॉन mr, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास बेटा दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड 2, और दोनों में ही LHS v स्क्वायर है, तो RHS को भी इक्वेट करना पड़ेगा। तो जब भी बोर मॉडल का डेरिवेशन करेंगे, आप एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले से और फोर्स के फॉर्मूले से v स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करके इक्वेट कर देंगे और उससे रेडियस आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अभी आगे। तो इक्वेशन 1 एंड 2 हम इक्वेट करेंगे v स्क्वायर के लिए n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू
के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। अब इसको हम लोग ध्यान से अगर सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू देखो, पहले तो एक एक पावर कैंसिल कर दूं मैं। अब इससे आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। यस, देखने में फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन डिप्रेस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रेडियस का ये फॉर्मूला सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस के लिए काम तो आएगा, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के और ई स्क्वायर, ये सारे के सारे बेटा क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स। देखो ध्यान से, और अगर ये सब कांस्टेंट हैं, इन सब का मतलब बता चुका हूं मैं आपको, तो अगर ये सब कांस्टेंट हैं तो हमें अगर मान लो रेडियस के 2 या 3 क्वेश्चन करने हैं तो क्या हम सभी में ये फॉर्मूला लिख के बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे? नो, एक बार ही सारी कैलकुलेशन खत्म और उसको करके ये सारे कांस्टेंट एक बार में सॉल्व हो जाएंगे। 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। लेकिन याद रहे ये वैल्यू बेटा एंगस्ट्रॉम में है, तो 0.529 10⁻⁻10 एन स्क्वायर अपॉन जेड ये मीटर में है। ये डेरिवेशन हम लोगों ने फर्स्ट किया, इससे रेडियस का फॉर्मूला हमें मिलेगा। ये बड़ा वाला फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये छोटा वाला फॉर्मूला, इसी से काम चल जाएगा। तो बेटा R इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। इसके बाद सेकेंड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, देयरफॉर V इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ये आर का एक्सप्रेशन है ना, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा दिख रहा है ये, लेकिन आप जानते हैं इसका कोई खास यूज नहीं है। यूज तो किससे आता है, ये फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला है इसी से काम चल जाता है। तो यहाँ पे आर का ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला, एच 2 पाई और एम यहाँ भी कांस्टेंट है, तो ये जो बचेगा ये बचेगा 2.18 10⁻⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड का रिलेशन आएगा। तो जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन होगी। डेरिवेशन हम लोग करते जा रहे हैं।